नमस्कार, मैं हूं सौरभ सक्सेना। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर से जो मेरठ से आ रही है। 15 टुकड़ों में मिला लड़की की लाश मिली है। लड़की की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। प्लास्टिक के बोरे में मिले हैं लाश के टुकड़े। बोरे में मिली महिला की लाश का सिर गायब है, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, जिसके बाद रेप के बाद कत्ल की आशंका जताई जा रही है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के फतेहुल्लाहपुर का ये पूरा मामला है। हड़कंप मच गया है। मेरठ में 35 साल की महिला बताई जा रही है जिसका 15 टुकड़ों में शव मिला है बोरे में। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम एक्सक्लूसिव। लड़की की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। 15 टुकड़ों में लड़की की लाश मिली है। यहां पर सबसे बड़ा सवाल, आखिर मेरठ पुलिस कर क्या रही है? सोचिए कितनी निर्मम हत्या है ये। एक लड़की जिसकी अभी तक पहचान उजागर नहीं हो पाई है। करीब 15 टुकड़ों में उसके शव को काटा गया। सर गायब है, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद कत्ल किया गया है। सर, एक महिला का शव मिला है जिससे बॉडी के टुकड़े हुए हैं। क्या पूरा मामला किस रूप में? थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्रांतर्गत चौकी फतेहुल्लाहपुर में एक कब्रिस्तान के पीछे कूड़े का ढेर है, जिस पर एक बोरे में एक महिला की डेड बॉडी मिली है, जैसा आप बता रहे हैं, जिसका सिर कटा हुआ है। और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी महिला के परिचित व्यक्ति के द्वारा यह कृत्य किया गया हो, और ऐसा प्रतीत होता है कि घर के अंदर किया गया होगा, फिर ला के यहाँ डाला गया होगा। जिसके करीब 35 वर्ष महिला की उम्र है, और इस बोरे में जो डेड बॉडी थी, इसको जानवरों के द्वारा भी खींचतान का यहाँ पर प्रयास किया गया, ऐसे लक्षण दिखे हैं। और आसपास जो आबादी है उसके पीछे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी भी है, और सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर लगे हुए हैं जिनको देखा जा रहा है। दूसरी साइड में भी सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं देखे जा रहे हैं, और वहाँ पर और भी सूत्र लगे हुए हैं, जिसके आधार पर हम शीघ्र ही इसका अनावरण करने की कोशिश करेंगे, और इसमें निश्चित तौर पर जल्दी कामयाब होंगे और अभियुक्त को जेल भेजेंगे। धन्यवाद। मेरठ से हमारे संवाददाता मोहसिन खान जुड़ चुके हैं। मोहसिन, क्या कुछ अपडेट, क्या अब तक पता चल पाया है कौन ये महिला है? देखिए सौरभ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एसपी सिटी अभी बयान दे रहे हैं वो अपने बयानों में खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है, इस बात को उन्होंने 2 से 3 बार दोहराया है। यानी कि आशंकाओं पर फिलहाल अभी पुलिस चल रही है, और यहाँ तक कि एसपी सिटी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह इतने अंतर्यामी हो गए कि उन्होंने 15 टुकड़ों में कटी हुई इस महिला के शव से ये अंदाजा भी लगा लिया कि इसकी उम्र क्या है। तीसरा बड़ा सवाल आकर ये खड़ा होता है कि जिस थाना क्षेत्र की एक घटना है फतेहुल्लाहपुर, और उसके पास की एक फातिमा कॉलोनी है, वो पूरा इंटीरियर इलाका है। तो जो सीसीटीवी की बात कर रहे हैं वो कहीं से भी साफ तौर पर ऐसी नजर नहीं आती है कि उससे कोई क्लू मिल जाएगा, क्योंकि सीसीटीवी उस इलाके में दूर दूर तक नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो लिसाड़ी गेट का अंदर बाहर का इलाका है वहां पर सीसीटीवी कैमरे जरूर है। ताजा अपडेट, अभी तक पुलिस के हाथ दोनों ही मामलों में खाली है। ना तो पुलिस अभी तक ये शिनाख्त कर पाई है कि जो प्लास्टिक के बोरों में बंद महिला का जो शव बरामद हुआ है वो महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली है, और इसका कत्ल किसने किया है। और ये भी आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि महिला के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि शायद रेप के बाद इस महिला का कत्ल किया गया हो। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल मेरठ पुलिस के हाथ दोनों ही मामलों में खाली है। अंधेरे में तीर चलाने वाली स्थिति चल रही है। कुल मिलाकर हैवानियत को शर्मसार कर देने वाली और हैवानियत की तमाम हदों को पार कर देने वाली ये घटना मेरठ पुलिस के ऊपर तमाम सवाल खड़े करती है कि आखिरकार महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर जो प्रदेश की योगी सरकार की मंशा है, उसको लेकर मेरठ पुलिस कितनी सजग है, कितनी संवेदनशील है। रैलियां निकालना, गोष्ठियां करना, वर्कशॉप कर देना, इससे क्या महिलाओं में और युवतियों में आप सुरक्षा का भाव पैदा कर पाएंगे? ये भी तमाम सवाल आकर खड़े हो गए हैं। तो सौरभ, कुल मिलाकर अभी इस मर्डर मिस्ट्री पूरी तरह से ब्लाइंड है। मेरठ पुलिस के हाथ खाली है, ना अभी तक तय कर पाई है कि महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली है। बिल्कुल मोहसिन, उनकी जो बयान है उसमें काफी, बिल्कुल आपने कहा कि अंतर देखा जा रहा है, और साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि कुछ अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। तो क्या वहां से कोई महिला है जो मिसिंग है? क्या कोई दर्ज है केस इस मामले को लेकर?
ठीक है सर, मैं आपको बता दूं कि अब चूंकि ये मामला खुल गया है, पूरी तरह से खुलासा हो गया है, तो जो पुलिस है और पुलिस के आला अधिकारी हैं, फॉरेंसिक टीम है, वो जांच में जुटे हुए हैं। अब यही तहकीकात और तफ्तीश की जा रही है कि जो थाना लिसाड़ी गेट का रजिस्टर है, क्या उसमें किसी महिला की गुमशुदगी दर्ज हुई है या कोई महिला आसपास से गायब तो नहीं है। इसको लेकर अब पुलिस की टीम ने छानबीन शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर अभी जो स्थितियां हैं वो वैसी ही चल रही हैं कि अंधेरे में तीर चलाइए तो कहीं ना कहीं तो सटीक जाकर लगेगा ही। अल्पसंख्यक लोगों के रहने की जहां तक बात एसपीसीटी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो लिसाड़ी गेट का इलाका है उसका कोई है शायद गली मोहल्ला ऐसा है जहां पर अल्पसंख्यक लोग न रहते हों। ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और जो फतेहुल्लापुर का ये इंटीरियर इलाका है, यहाँ पर ज्यादातर लोग लो प्रोफाइल रहते हैं। तो कुल मिलाकर अभी पुलिस जांच में जुटी है और उसके बाद देखना ये होगा कि पुलिस कब तक ये तय कर पाती है कि ये जो 15 टुकड़ों में कटी हुई महिला का शव प्लास्टिक के बोरों में बरामद हुआ है, ये महिला कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी और इसके कत्ल की वारदात को किसने अंजाम दिया है। सौरभ, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन पूरी जानकारी के लिए। तो जो युवती है, महिला है, अभी तक साफ नहीं है। 15 टुकड़ों में इसकी लाश मिली। पूरे मेरठ में हड़कंप का माहौल है, सवालों के घेरे में पुलिस है। अगली बड़ी खबर, हाथरस से पीड़ितों के परिवार के साथ एसटीएफ की टीम पहुंची है। हाथरस कांड में दंगा भड़काने की साजिश को लेकर एसटीएफ इस पूरे मामले में जांच कर रही है। मामले में परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है एसटीएफ इंस्पेक्टर अजय पाल सिंह समेत 3 संसदीय सदस्यीय टीम मौजूद है। पीड़िता के पिता से पूछताछ कर रही है एसटीएफ की टीम। कांग्रेस नेता स्वराज जीवन के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस नेता स्वराज जीवन ने घटना को लेकर विवादित बयान दिया था। तो ज्यादा जानकारी के साथ शुभम गुप्ता हाथरस से हमारे संग जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ पूरा अपडेट इस मामले में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो हाथरस कांड है उसको लेकर पहले एसआईटी आई थी, उसके बाद सीबीआई थी। सीबीआई ने आने के बाद आज एसटीएफ भी गांव पहुंच चुकी है। जो पीड़िता है उसके परिजन जितने भी हैं उन सबसे पूछताछ की गई है। और आपको बता दें कि एसटीएफ ने हाथरस में दंगा भड़काने वाली साजिश को जो कह रहे थे उसको लेकर जांच कर रही है। और सबसे पहले वह सीधे पीड़िता के परिजनों से मिले थी और इसमें एक जो कांग्रेस के नेता हैं स्वराज जीवन, उनके द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था जिसको लेकर वह छानबीन की गई थी। और एसटीएफ बता दें सबसे पहले जो आई थी तो वह थाना चंदवा पहुंची थी और उसके बाद जो इस केस के आईओ है सीईओ, उनसे भी सादाबाद में जाके मुलाकात की थी और पूरे मामले में जितने भी डॉक्यूमेंट कागजात थे वो सब लिए थे और उसके बाद उसने अपनी जांच शुरू कर दी थी। और उसी के चलते आज गांव पहुंची है और उसके पीड़िता के पिता से मुलाकात की है, अन्य लोगों से मुलाकात कर जो भी दंगा भड़काने संबंधित जितने भी भड़काऊ भाषण थे, क्या भाषण था, क्या कहा था, पूरी जगह और सब कुछ पर जाँच कर जा रहे हैं। जी बिल्कुल शुभम, तो पहले एसआईटी फिर सीबीआई और अब एसटीएफ के सवालों का सामना है जो वो पीड़ित परिवार कर रहा है। क्या आपकी पीड़ित परिवार से बात हुई है इस पूरी पूछताछ के बाद? हमारी पीड़िता के पिता से बातचीत हुई थी। पीड़िता के पिता ने सबसे पहले तो कहा था कि सरकार से गुहार लगा रहा है कि हमारी बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले और अब जितनी भी जांच हुई है उसके बाद जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। जो पीड़िता के पिता ने बताया था कि एसटीएफ आई थी तो उसने किस तरह से उनके सवाल किए थे, बाकायदा उसने सब बताया था कि सबसे पहले पूछा था कि स्वराज जीवन जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने क्या कहा था, कौन सी जगह की कहा था, पीड़िता के घर पर ही कहा था, कहीं बाहर कहा था, पूरी सब एक एक पहलू पर एसआईटी ने भी जांच की है। जी, क्या एसटीएफ को कोई पुख्ता सबूत मिल पाए हैं कि दंगा भड़काने की साजिश रची गई? जी बिल्कुल, अगर हम माने तो सबसे बड़ा जो विवादित बयान स्वराज जीवन जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने दिया था, तो उससे संबंधित जो वीडियो है वो भी एसटीएफ को मिल चुकी है। और जो उसके परिजनों से बातचीत की गई तो उनके पिता ने भी बताया है कि किस जगह पर उन्होंने खड़े होकर जो बयान दिया था, तो कहीं ना कहीं एसटीएफ के हाथ भी जो पहलू लगे हैं। जी, क्या कांग्रेस नेता स्वराज जीवन जब पूरे प्रोटेस्ट चले थे तो हाथरस आए थे, क्या कुछ उनके बारे में आपको पता है? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे दर्शकों को कि ये 14 तारीख की ये घटना थी और 14 तारीख की घटना के बाद 2 या 3 दिन बाद जो एक लगभग 3 दिन बाद ये लोग पहुंचे थे। स्वराज जीवन कांग्रेस के नेता हैं, जो बड़े नेता माने जाते हैं, वे जो पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने विवादित बयान दिया था और जिस बयान के बाद ये पूरे हलचल तेज हुई और उसके बाद आपको बता दें कि उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम किया गया था। स्वराज जीवन जिसमें थाना चंदवा हाथरस में मुकदमा उनके खिलाफ कायम किया गया था, उसके बाद उनको बयान के लिए भी बुलाया गया था। उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिला के कहा जाए तो पहले एसआईटी फिर एसटीएफ सीबीआई लगातार पूछताछ की जा रही है पीड़ित परिवार से। लगातार जो पीड़ित परिवार है उससे भी पूछताछ की जा रही है।
और क्या कुछ निकल के आता है सामने देखना होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि हाथरस कांड के बहाने दंगा भड़काने की साजिश थी, उसी की जांच एसटीएफ कर रही है। अगली खबर लखनऊ से। कोरोना को लेकर सीएस की अफसरों के साथ समीक्षा बैठक हुई। कोविड-19 की सैंपलिंग, टेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को लेकर उन्होंने निर्देश दिए। कोरोना से बचाव और उपचार की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए, यह भी कहा गया। कोरोना सैंपलिंग के समय गाइडलाइंस का पालन किया जाए, मुख्य सचिव की तरफ से कहा गया। सांस्कृतिक और सार्वजनिक आयोजनों में विशेष सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है मुख्य सचिव की तरफ से। कोरोना के प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आरके तिवारी ने कहा सभी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए, मुख्य सचिव की तरफ से कहा गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां एक्शन में एलडीए के नए वीसी अभिषेक प्रकाश हैं। एलडीए के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और अधिकारियों के पेच भी कसे। नए वीसी ने महातत्व को जारी किए दिशा निर्देश। जन सामान्य एवं आवंटियों की सुनवाई के लिए लगाई ड्यूटी। सोमवार से लेकर शनिवार तक अधिकारी करेंगे जन सुनवाई। नए वीसी के तेवर से एलडीए के मठाधीशों में हड़कंप मच चुका है। युगों से एक कुर्सी पे जमे अधिकारियों कर्मचारियों के अच्छे दिन जाने की खबर है। एलडीए में कई मठाधीशों की गद्दी भी छीनना तकरीबन तय है। तो एलडीए के अधिकारियों के साथ भी बैठक की और उसके बाद उन्होंने पेच भी कसे। नए वीसी के तेवर से एलडीए के मठाधीशों में हड़कंप है। युगों से एक कुर्सी पे जमे अधिकारियों कर्मचारियों के अच्छे दिन जाने की खबर है। एलडीए के कई मठाधीशों की गद्दी छीनना भी तकरीबन तय माना जा रहा है। तो कल वेंडर से संवाद करेंगे पीएम मोदी। पीएम स्वनिधि योजना के चयनित वेंडरों से पीएम मोदी कल संवाद करेंगे। प्रदेश के 3 लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी के 3 वेंडर्स को बातचीत के लिए चुना गया है। वाराणसी से प्रदेश के अन्य जिलों में स्क्रीन पर इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र ने आर्थिक पैकेज के रूप में आसान ऋण की सुविधा पटरी दुकानदारों को दी थी। कल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर स्क्रीन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया समेत कई प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। रेहड़ी और पटरी दुकानदारों के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना में अब तक 7 लाख से ज्यादा दुकानदारों ने आवेदन किया है। योजना के तहत कुल 6,40,000 आवेदन ऑनलाइन मिले हैं। 3,62,000 से अधिक आवेदनों को यहां पे स्वीकृत भी किया गया है। तो यूपी देश में प्रथम स्थान पर सभी 75 जिलों के 651 नगरीय निकायों में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में सीएम योगी भी जुड़ेंगे। उनके साथ साथ नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता भी शामिल होंगे। तो वहीं सीएस आरके तिवारी और प्रमुख सचिव नगर विकास भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल होंगे। हमारे विशेष संवाददाता राहुल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। राहुल, कल पीएम मोदी संवाद करेंगे, क्या कुछ और अपडेट आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर कल एक बड़ा दिन है उनके लिए, जो लगातार कोरोना संकट में तमाम परेशानियों से गुजर रहे थे। कल सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे उनसे संवाद करेंगे। वाराणसी के जहां 3 लाभार्थी हैं, तो राजधानी लखनऊ से 2 ऐसे वेंडर है जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। उनसे तमाम चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। निश्चित तौर पर एक तरफ से उनकी जहां जिंदगी बदलने का एक बात कह सकते हैं कि जहां जहां जिनसे वो बात करेंगे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। और कहीं ना कहीं जो वेंडर है, जो काफी परेशानियों का सामना करते हैं, कभी उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहली बार ऐसा होगा जब देश के प्रधानमंत्री उनसे सीधे संवाद करेंगे, उनकी परेशानियों के बारे में बात करेंगे, उनको क्या भविष्य में और जरूरतें उनके बारे में बात करेंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं सरकार की तरफ से।
सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये तमाम वेंडर्स प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री की जो बातें हैं उनको कैसे और आगे बढ़ाया जाए, उनकी बातों को सुनेंगे। ये तमाम चीजें हैं वेंडर्स के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की पहल है। योगी आदित्यनाथ की सरकार भी इस पहल में बराबर से शामिल है और पहल एक बड़ा दिन है उन वेंडरों को भी लगातार सड़कों पर अपना जीवन व्यतीत करते रहे हैं। उनके लिए कल एक बड़ा दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे सीधे संवाद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो उपचुनाव को लेकर कल प्रचार करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है लल्लू, उन्होंने कमर कस ली है। कल मल्हनी उपचुनाव में कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। तो शाम 4 बजे पार्टी के कई जनसंपर्क कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। तो देखिए, लगातार ये कहा जा रहा था कि उपचुनाव के मैदान में जो कांग्रेस के दिग्गज है वो गायब है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की रैली का तो नहीं पता, लेकिन कल अजय कुमार लल्लू जरूर उपचुनाव के मैदान में हुंकार भरते नजर आएंगे। अगली खबर कानपुर से, जहां सीएम के मिशन शक्ति की धज्जियां उड़ा रहे थानेदार प्रबंधक के बेटे ने महिला प्रधानाचार्य से फोन पर अश्लीलता की है। बात करने से मना करने पर महिला प्रधानाचार्य को धमकाया। चौबेपुर थाना क्षेत्र के गड़बड़ा, तो चौबेपुर थाना क्षेत्र के गबहड़ा गांव में जय भारत विद्यालय महिला प्रधानाचार्य को धमकी देने का ऑडियो वायरल हुआ। मामले में आज तक चौबेपुर पुलिस ने नहीं की है कोई भी कार्रवाई। विद्यालय की सिस्टम चीजें नहीं पता थी, तो विद्यालय में प्रबंधक जिस तरह से जो बोलते थे, प्रबंधक का लड़का, तो मैं विद्यालय में उसी तरह कार्य किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे वहाँ की सच्चाई पता चली कि वो मेरी तरफ उसकी गलत निगाहें हैं, गलत चीज़ों की बता, फिर उसके बाद उसने क्या किया, पहले बिल निकालने, जो हम लोग के बिल निकलने लगे, बिल निकलने पे बिल प्रति महीने वो हम लोग से 5-5 हज़ार रुपये लेता था। उसके बाद जब हम लोगों ने इसका थोड़ा सा विरोध किया तो उसने 1-1 हज़ार रुपये लेना शुरू किया। बिल में जो हस्ताक्षर भी करते हैं वो खुद करते हैं। फिर इसके बाद क्या किया, इन्होंने मेरी बदनामी, क्षेत्र में बदनामी उड़ानी शुरू की। इनका गलत, शुरू से ही गलत नज़रिया था मेरी तरफ से, क्योंकि लेकिन हम ज़्यादा नहीं देते, हमारे विद्यालय में एक ही ऑफिस है ना, तो उस ऑफिस में ये भी अपना चेयर पर डाल के बैठते थे। तो महिला प्रधानाचार्य को धमकी देने का ऑडियो भी वायरल हो चुका है। गंभीर आरोप प्रिंसिपल की तरफ से यहां पे लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सवालों के घेरे में कानपुर पुलिस भी है कि आखिर शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। प्रबंधक के बेटे ने महिला प्रधानाचार्य से बदसलूकी की है। जो प्रिंसिपल है गंभीर आरोप लगा रही हैं। सवाल यही है कि चौबेपुर पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की। कानपुर से रामजी शर्मा हमारे संग जुड़ चुके हैं। राम जी, चौबेपुर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल बता दूं मैं आपको कि ये चौबेपुर थाना क्षेत्र का मामला है। ये जो स्कूल है, यहाँ के प्रबंधक जो पुत्र लगातार महिला प्रधानाचार्य से अभद्रता कर रहा है, उनको लगातार धमकी दे रहा है। इस मामले की संबंधित थाने बहुत पहले शिकायत की जा चुकी थी, लेकिन FIR के लिए सिर्फ NCR दर्ज की थी और कार्रवाई कोई नहीं कर रहे, जिसको लेकर के जो प्रबंधक का बेटा था उसका हौसला बढ़ा, दबंगई बढ़ी और अब कोर्ट पे धमकी दे रहा, गाली गलौज कर रहा है, जिसको लेकर के महिला ने आज जो ऑडियो था उसको वायरल किया है। कार्रवाई की बात की गई है, लेकिन जब से ये ऑडियो वायरल हुआ है उसके बाद से अधिकारियों को मामला संज्ञान में लेने के बाद से चौबेपुर पुलिस हमारी दबिश जरूर थी, लेकिन कहीं न कहीं विभागीय लोगों की जो सूचना होती है, उन्होंने उससे सूचना मिलने के बाद से प्रबंधक का बेटा फरार हो गया। फिलहाल पुलिस के हाथ अभी खाली है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार मिशन शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, महिलाओं को होने वाले अपराध को रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं चौबेपुर पुलिस की नाकामी सामने आई कि जब मुकदमा दर्ज था, इंतजार दर्ज थी, तो अगर समय रहते कार्रवाई करते तो शायद उस दबंग जो प्रबंधक का बेटा है उसके हौसले से न पड़ते और प्रधानाचार्य जो है महिला प्रधान उसको धमकी नहीं देता, ये नौबत यहाँ तक नहीं आती। जी राम जी, क्या चौबेपुर पुलिस के किसी भी पुलिस अधिकारी से आपकी बात हुई, उनको इस घटना का संज्ञान है? अगर है तो फिर अब तक वो सोए हुए क्यों हैं?
बिल्कुल इस पूरे मामले में जो एसपी ग्रामीण है ब्रजेश श्रीवास्तव, उनसे फोन के माध्यम से बात हुई थी। इन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और एसओ 24 को इसको तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए। लेकिन सवाल बस वही खड़ा होता है कि अधिकारी अभी तक की क्यों नहीं जागे, क्यों नहीं कहते हैं। अगर समय रहते कार्रवाई तो ये जो धमकी लगातार दी जा रही है, जो ऑडियो वायरल हुआ है, ये ना होता और वो शायद दबंग सब जेल में होता और महिला जो दहशत के साय में जी रही है उससे खुल होती, भयमुक्त होती। जी बहुत बहुत शुक्रिया राम जी पूरी जानकारी के लिए। वहीं रायबरेली में सपा नेताओं को मिल रही हैं धमकियां। एसपी और डीआईजी के कथाकथित सीयूजी नंबर से ये धमकियां दी जा रही हैं। सपा नेता ने अधिकारियों के सीयूजी नंबर से धमकी देने का यहां पे पूरा आरोप लगाया है। एसपी रायबरेली से की गई है इस पूरे मामले की शिकायत। तो रायबरेली में सपा नेताओं को धमकियां मिल रही हैं। एसपी और डीआईजी के कथाकथित सीयूजी नंबर से धमकियां दी जा रही हैं। ये आरोप सपा नेताओं की तरफ से लगाया जा रहा है। एसपी रायबरेली से उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत भी कर दी है। बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां सपा नेताओं को धमकियां मिल रही हैं और इसके बाद उन्होंने केस भी दर्ज करवा दिया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।